दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के अध्याय 1 जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान का बेसिक देख लेते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जीवन यानी कि जीव, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। इस तरह से बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है और इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और दूसरा है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसके जनक है थियोफ्रास्ट, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्ट। और इसी तरह से जंतु विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और इनके जनक हैं अरस्तु, यानी फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड की। तो जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड क्या है? तो प्रकृति में असंख्य प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये सभी जीव जंतु आपस में मिलकर जीव जगत का निर्माण करते हैं। ये आकार, स्वभाव, आवास, गुणों इत्यादि में अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक तरफ अमीबा और क्लेमाइडोमोनास जैसे सूक्ष्म जीव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूकेलिप्टस रेगनेस तथा नीली वेल जैसे विशालकाय जीव भी इस सृष्टि में विद्यमान है। कहने का मतलब है कि यह प्रकृति जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। अब देखते हैं सजीव क्या है। तो जिसमें जैविक क्रियाएं जैसे कि वृद्धि, विकास, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, उपापचय इत्यादि क्रियाएं पाई जाती है, उसे हम जीव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन होता है जिसमें बाह्य एवं आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, उपापचय क्रिया होती है, स्वप्रतिकृति एवं स्वनियमन की क्षमता होती है और बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जीव कहलाता है। अर्थात जिसमें कुछ विशेष प्रकार के लक्षण हो उन्हें हम जीव कहते हैं। तो जीवों में कौन से विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, यानी सजीवों के लक्षण क्या क्या हैं? तो दोस्तों, सभी जीवों में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ समान लक्षण अवश्य पाई जाती है, जिसके आधार पर हम इन्हें निर्जीव और मृत वस्तुओं से अलग पहचान सकते हैं। इन्हीं लक्षणों को ही जैविक क्रियाएं या जीवों के लक्षण कहते हैं। तो जीवों का पहला लक्षण है आकार एवं अमाप। सभी जीवों का एक निश्चित आकार एवं अमाप होता है और इसके आधार पर हम उन्हें दूसरों से अलग पहचान सकते हैं। जैसे पैरामीशियम को जीवाणु से अलग पहचान सकते हैं क्योंकि पैरामीशियम अलग दिखता है और जीवाणु अलग दिखता है। केचुआ को केकड़ा से, आम को बरगद के पौधे से भिन्नित किया जा सकता है क्योंकि इनका आकार और अमाप जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों का कोई निश्चित आकार और अमाप नहीं होता। जीवों का दूसरा लक्षण होता है कोशिकीय संगठन। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। अर्थात जीवों में कोशिकीय संगठन देखने को मिलता है। जैसे कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। अर्थात कोशिकीय संगठन जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में इस प्रकार का कोशिकीय संगठन देखने नहीं मिलता। जीवों का तीसरा लक्षण होता है पोषण। सभी जीवों को जैविक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है
और ऊर्जा पोषण से मिलता है। अतः जीवों में जीव द्रव्य के निर्माण, वृद्धि एवं विकास हेतु पोषण की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु अपना भोजन यानी पोषण पौधों से प्राप्त करते हैं। अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में पोषण नहीं पाया जाता। जीवों का अगला लक्षण है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास को भी सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है, क्योंकि सभी जीव आकार, भार और संख्या में वृद्धि करते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जो कि कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे मेरी अगर हाइट 5 फीट 6 इंच है तो अब उसमें वृद्धि नहीं होगी, लेकिन कुछ अंगों या ऊतकों में वृद्धि बाद में भी हो सकती है। जैसे हाथ के कटने पर वहां पर नई कोशिकाएं बनती है, जिससे घाव भर जाता है, तो वहां पर कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि बाद में भी होती है। निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, जैसे पर्वतों का बढ़ना, ग्लेशियर का बढ़ना, रेत के टीले का बढ़ना आदि। सजीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि बाह्य आकार में होती है। क्योंकि वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में होती है, अतः वृद्धि को जीवों का लक्षण तो माना जाता है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाता। जीवों का अगला लक्षण है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। जीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। उपचय यानी एनाबॉलिज्म, जब शरीर में निर्माणात्मक या संश्लेषणात्मक क्रिया होती है तो उन्हें उपचय कहते हैं, जैसे प्रोटीन संश्लेषण। दूसरा क्रिया होता है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। जब शरीर में विनाशात्मक या अपघटन क्रिया होती है तब उन्हें अपचय कहते हैं। जैसे श्वसन में कार्बोहाइड्रेट टूटता है और पानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रकार सजीवों में उपचय और अपचय दोनों प्रकार की क्रिया होती है, जिनको हम उपापचय कहते हैं। तो उपापचय जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में उपापचय की क्रिया नहीं होती। जीवों का अगला लक्षण है संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता। सभी जीव अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इस गुण को संवेदनशीलता कहते हैं। इस लक्षण के कारण ही जीव बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जैसे कि पौधे का प्रकाश स्रोत की ओर मुड़कर वृद्धि करना या छुई मुई की पत्ती को छूने पर उनका बंद हो जाना। अर्थात जीवों में संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, लेकिन अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में यह गुण नहीं पाया जाता। जीवों का अगला लक्षण है जीव द्रव्य का पाया जाना। सजीवों के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। तो जीव द्रव्य केवल सजीवों में पाया जाता है, और अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। जीवों का अगला लक्षण है श्वसन। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का अपघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। सभी सजीवों में ऊर्जा प्राप्ति हेतु श्वसन की क्रिया सतत रूप से होती है, जबकि निर्जीवों में ये नहीं पाई जाती। जीवों का अगला लक्षण है उत्सर्जन। उत्सर्जन हानिकारक तथा विषैले पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है। सभी जीवों में उत्सर्जन का गुण पाया जाता है, अर्थात इनमें उपापचय के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता पाई जाती है, जबकि यह क्षमता निर्जीवों में नहीं पाई जाती, अर्थात निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है। जीवों का अगला लक्षण है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। अपने समान संततियों को उत्पन्न करना जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। सभी जीवों में
अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। जनन को भी जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ सजीव होते हुए भी जनन नहीं कर पाते। जैसे खच्चर सजीव है पर जनन नहीं कर सकता, बंध्य कामगार या श्रमिक मधुमक्खी सजीव है पर जनन नहीं कर सकते, अनुर्वर या बंध्य मानव युगल सजीव है पर जनन नहीं कर सकते, इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। अतः जनन को भी जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जाता। जीवों का अगला लक्षण है अनुकूलन। जीवों का अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना या बदलना अनुकूलन कहलाता है। सभी जीवों में यह क्षमता होती है कि वह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित करता है। अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में अनुकूलन की क्षमता नहीं पाई जाती। जीवों का अगला लक्षण है गति एवं प्रचलन। सभी जीवों में गति एवं प्रचलन का गुण पाया जाता है। अपवाद है पौधा जिसमें प्रचलन नहीं पाया जाता। गति एवं प्रचलन हेतु जीवों में कसाभिका, पक्षमा, पैर जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में अपने आप गति नहीं होती, अर्थात निर्जीवों में गति और प्रचलन का गुण नहीं पाया जाता। जीवों का अगला लक्षण है आनुवांशिक पदार्थों का पाया जाना। सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, लेकिन निर्जीवों में आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। जीवों का अगला लक्षण है जीवन चक्र का पाया जाना। प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसके दौरान जन्म, वृद्धि, विकास, प्रजनन, वैता एवं मृत्यु जैसे क्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें निर्जीवों की, तो निर्जीवों की कोई जीवन चक्र नहीं होती। जीवों का अगला गुण है मृत्यु। जीवों के शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं बंद हो जाती है, इस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। निर्जीवों में जैविक क्रियाएं नहीं होती, अतः मृत्यु का सवाल ही नहीं उठता है, अर्थात निर्जीवों में मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।